Dear students, in this lecture we will study about the force acting on a current carrying conductor due to magnetic field. Means a conductor is kept in uniform magnetic field and we are going to calculate the force due to that magnetic field on the conductor. कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल there is a magnetic field which is in this direction. Can you tell me the direction of the magnetic field? This is the direction of magnetic field in which in this magnetic field there is a conductor kept. This is the conductor in this uniform magnetic field, and this conductor consists of a lot of charge carriers, and these are the charge carriers. Now I am going to find the current flowing in this conductor is in this direction. This is the direction of current. This is the direction of electrons. Now I am going to find the direction of force, find the magnitude and direction of force on this conductor. ये कंडक्टर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, जब भी क्रॉस लगता है वो इनवर्ड होती है. और ये कंडक्टर है क्योंकि करंट कैरिंग है तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, ऊपर आई लिख दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर. और फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा कि इस कंडक्टर का डायमेंशन क्या है. लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस कुछ तो होगी इसकी कंडक्टर की, तभी तो जो अलग अलग साइज के कंडक्टर हैं उस पर लगने वाली फोर्स भी अलग अलग होगी. तो पहले इसके डायमेंशन जान लेते हैं हम. इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी लेंथ है स्मॉल एल एंड इट इज हैविंग area A. Now first of all we will write down the dimension of the conductor, then we will calculate the force. So the length of the conductor is length of conductor is equal to L. The area of cross section is equal to A. Now volume of कंडक्टर इज इक्वल टू, वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे हम? A इंटू एल. सो नाउ नेक्स्ट थिंग, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, because electron is going to experience force. कंडक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फोर्स लगे. फोर्स कंडक्टर में किस वजह से लगेगी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगी. तो हमें ये जानना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद हैं, सब पे ही फोर्स लगेगी. तो हमने कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं कैपिटल N. ठीक है, चलिए तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो फोर्स कैलकुलेट हमेशा कंप्लीट बॉडी पे नहीं की जाती. पहले स्टार्टिंग में हम एक यूनिट वॉल्यूम के लिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद पूरे कंडक्टर के लिए करते हैं. तो हम निकाल लेते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल n. I told you in earlier classes that number of charge carriers per unit volume or number of turns per unit length will be represented by small n and total will be represented by capital N. So you have to keep the idea in your mind to distinguish these two. Okay, now the number of electrons per unit volume will be equal to total number of electrons per unit volume. Volume is A into L, small l. So N is equal to N into A L. Okay, now ये तो हमारी फिजिकल डायमेंशंस हो गई. कंडक्टर के बारे में ये कहानी हो गई. नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, कि कंडक्टर ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है.
फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, कंडक्टर ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है, तो फोर्स का फॉर्मूला चार्ज के लिए, अगर इस कंडक्टर के ऊपर कंप्लीट चार्ज है कितना, Q, यहां पे एक चीज और लिख देते हैं, चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू Q, सो फोर्स विल बी इक्वल टू QVB sin थीटा. Now if it is having charge Q, then how many electrons it will be having? So we knows that Q is equal to N into E. This is the total number of electrons, total charge of electron will be equal to N into E. So Q is equal to Ne. This is quantization of charge. ये quantization of charge है, कितने उसमें electrons होंगे, उनकी वजह से charge कितना होगा, Ne. और ये जो velocity है, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज Vd इंटू B sin थीटा. नाउ F is equal to, we will put the value of capital N here, and N, capital N is small n into A into L, so N A L E as it is, Vd as it is, and B sin थीटा. नाउ मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया है, NaL EVD B sin theta. Now the value of NEAVD कुछ याद आया, NEAVD कुछ याद आया, that is करंट, द वैल्यू ऑफ करंट. तो F इज इक्वल टू I, ये तो I हो गया, बचा क्या आपके पास, L B sin थीटा. ओके, सो F इज इक्वल टू क्या हो गया, ILB sin थीटा. अब देखिए एक चीज, यहां पे L क्या है, पहले L की बात बाद में करेंगे. B क्या है, B एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, L कैसी क्वांटिटी है, करंट तो टेंसिव क्वांटिटी है. आप कहेंगे लेंथ सोचना क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ही तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो करंट की जो कंडक्टर की लेंथ है, उस लेंथ के अलोंग ही चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, मतलब कि करंट कंडक्टर की लेंथ इस वक्त कुछ दर्शा रही है, कुछ दिखा रही है. क्या दिखा रही है, कंडक्टर की लेंथ इस वक्त चार्ज कैरियर का मोशन डिफाइन कर रही है. अगर आप यहां पे कंडक्टर की लेंथ को बदल दें, लेंथ का डायरेक्शन बदल दें इस वक्त, तो चार्ज कैरियर के मोशन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, और चार्ज कैरियर का मोशन का डायरेक्शन बदल जाएगा तो उस कंडीशन में फोर्स भी बदल जाएगी. समझ में आ गई बात, फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा. तो अब देखिए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में क्योंकि कंडक्टर की लेंथ चार्ज कैरियर के मोशन को शो कर रही है, तो यहां पे L भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज करंट एलिमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब देखिए एक चीज कि लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट भी क्या है हमारे पास, वेक्टर. याद कीजिए, एक दो प्रोडक्ट्स पढ़ते थे हम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते थे तो फाइनल आंसर आपके पास स्केलर आता था. लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसमें आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते थे तो फाइनल आंसर आपके पास वेक्टर ही आता था, दैट वाज क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब इन दो क्वांटिटीज के बीच में क्या होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट. इसीलिए यहां क्या गिवन है, साइन थीटा. साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो F विल बी इक्वल टू IL क्रॉस B साइन थीटा. अब देखिए एक चीज, सॉरी L को ये हो गया, साइन थीटा नहीं लिखा, L क्रॉस B. हम इसको B क्रॉस L भी तो लिख सकते थे, लेकिन B क्रॉस L लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है. आपको मालूम है प्लस जेड एक्सिस से माइनस जेड एक्सिस में फोर्स लगने लग जाती है. देख लेते हैं एक बार. अब देखिए यहां जरूरी है डायरेक्शन निकालना फोर्स का.
तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे फोर्स कहां लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ये, फोर्स ऊपर लग रही है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए अगर आप L क्रॉस B लगाते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, तो देखिए L तो ये हो गया, ये हो गया L, ठीक है। आपको जो पहले आता है और जो बाद में आता है वहां से वहां तक आपको रूल लगाना होता है और याद करना होगा आपको कौन सा रूल, दैट वाज राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल आपको याद है, आपको राइट हैंड स्क्रू रूल याद है, उससे आप पता लगाएंगे। तो देखिए L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आना चाहिए, आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स का डायरेक्शन निकाला है, अगर L क्रॉस B से वही डायरेक्शन आ गया तो इसका मतलब है आपने सही फॉर्मूला यहां लगाया है। अगर आप B क्रॉस L लगाओगे तो देखते हैं क्या आएगा, L क्रॉस B लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा। L से स्टार्ट किया हमने, L की तरफ हाथ अपने फिंगर्स रखी और उसके बाद हमें B की तरफ मूव करना है। B कहाँ है, अंदर की तरफ, तो L ये हो गया, B ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, थंब फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर कहां आ गया, इस डायरेक्शन में। दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल। आप इस तरह से फिंगर्स घुमाएंगे, यहां ये फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, मूव करते हुए सेकंड वेक्टर पे जाएंगे और थंब आपको रिजल्टेंट शो करेगा। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर L, सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स का वो थंब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, फोर्स। तो आप देखिए राइट हैंड थंब रूल की वजह से भी फोर्स ऊपर आई है और राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आया है और राइट हैंड स्क्रू रूल की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आया है, इसलिए ये वेरीफाइड है। अच्छा मान लीजिए B क्रॉस L कर देते तो क्या होता, B क्रॉस L कर देते तो क्या होता, तो आपको पहले जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखनी पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लानी है किस डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, मतलब जो करंट का डायरेक्शन शो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन कहाँ शो हो रहा है, इधर, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी, ऐसे घुमाऊं क्या, नहीं, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन तो इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन, फोर्स कहाँ, नीचे की तरफ। तो ये जो है, जो आपको रिजल्टेंट मिला है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये सही है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो हमेशा वेक्टर फॉर्म ये, और अगर एक केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ विल बी इक्वल टू ILB या BIL, बिल, ये फोर्स निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, उनमें फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस बार उनकी आपस की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। और उसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, आपको 1 एम्पियर और डिफाइन करना होता है, तो देखते हैं। नाउ फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए आपके पास दो वायर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं और उनकी वजह से आपको फोर्स निकालनी है एक दूसरे पे, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। अब आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर तो हो गए, अब सवाल ये है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है। तो दो तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो दोनों में सेम डायरेक्शन हो करंट का, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, या तो दोनों में सेम डायरेक्शन हो करंट का I1 I2, या दोनों में अपोजिट हो। तो मैं आपको सेम डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं, आप अपोजिट के लिए अपने आप करना, ठीक है। तो देखिए सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हमें निकालना क्या है कि अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसमें भी फ्लो हो रहा है, तो ये वाला करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपनी, और ये वाला करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगी इन कंडक्टर्स पे, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी 1 की, तो 1 पे ध्यान दीजिए, 1 2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। किस वजह से लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा।
कहानी समझ में आई? इसके पास करंट है, करंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी। तो हम ये तो देखें कि 1 की वजह से यहाँ पे मतलब 2 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए वो निकालने के लिए आपने राइट हैंड पाम रूल का यूज किया था। राइट हैंड पाम रूल के लिए करंट का डायरेक्शन में थंब रखेंगे और जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां फिंगर्स को एक्सटेंड कर देंगे। जो डायरेक्शन पाम का होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो पाम का डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया आपको वो अंदर की तरफ मिल गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और इसको नाम दे दिया हमने क्या? B1। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 है, ठीक है, B1। अब B1 की वजह से आपको फोर्स निकालनी है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हुआ? इस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो फोर्स इस पे जो लग रही है उसका डायरेक्शन ये हुआ। दिस इज F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या आपको बात समझ में आ गई? इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 दैट इज F21 विल बी इक्वल टू। अब देखिए फोर्स आप जो निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास? IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। अब देखिए I जहां पे आप फोर्स निकाल रहे हैं करंट उसका होगा, तो करंट ये क्या हो गया? दिस इज I2 जिस पे करंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, आप फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कौन सी हुई? B1 और दोनों की इसकी लेंथ क्या है? L, और इसकी भी हमने क्या दी? क्या लेंथ है? L। अदरवाइज इसको हम नाम दे देते क्या? L2 L1। क्या आपको बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखिए साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज शोइंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 90। तो ये हो गया आपका I2 B1 L2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास एक लॉन्ग कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 2 पाई r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। और I मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन से करंट ने जनरेट की थी? I1। तो μ0I1 L2 अपॉन 2 पाई r, दिस इज F21। अच्छा आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या हुआ? टुवार्ड्स 1, टुवार्ड्स 1। चलिए ये तो हो गया 1 की वजह से 2 पे। अब 2 की वजह से 1 पे निकाल लेते हैं। तो आप भूल जाइए अब 1 को, 1 की वजह से 2 पे, अब 2 की वजह से 1 पे निकालिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? ये, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? करंट का डायरेक्शन ये, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां फिंगर्स को एक्सटेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे हो गई। तो ये है, बाहर को हम शो करते हैं डॉट से। और इसको नाम दे दिया आपने क्या? B2, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से बनी है, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन कहां मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बाहर की तरफ, ठीक है, और कंडक्टर है किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहां लगी? इस तरफ। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहां करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन ये। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 पे निकालिए 2 की वजह से। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया। तो अब देखिए वो हम लिख लेते हैं यहां पे, फोर्स
ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2। तो अगेन F12 जिस पे फोर्स निकाली है करंट उसी का होता है, दैट इज I1। जिसकी वजह से फोर्स निकाली है मैग्नेटिक फील्ड उसकी होती है, दैट इज B2। और ये हो गया L1। ठीक है, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। अब देखिए I2, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो B2 आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से निकाली है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R L2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई क्या, F12 की। दिस इज F12। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स टू की तरफ ये डायरेक्शन हो गया। अब देखिए दोनों ही फोर्सेस यहाँ पे इस जो फोर्सेस एक दूसरे पे लग रही हैं वो कैसी लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस कैसी लग रही हैं, एक दूसरे की तरफ लग रही हैं। मतलब इस पे फोर्स, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है, द फोर्स ऑन द नेट फोर्स ऑन कंडक्टर्स इज अट्रैक्टिव। एक चीज हमें याद रखनी है कि जब चार्जेस सेम होते हैं तो फोर्स रिपल्सिव लगती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। करंट का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। एक मिनट, एक चीज यहां पे है कि ये जो लेंथ है जो हमने गलती से L2 लिख दी है, ये L2 नहीं होगी, ये L1 थी, यहां गलती से लिख दी तो ये हो गई L1। सो एफ नेट की अगर वैल्यू लेंगे, एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, ये F1 प्लस F2 हो गया, दैट मीन्स F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2। ये वैल्यू आ जाती है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब हम डिफाइन करेंगे किसको, 1 एम्पियर को, कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो डिफाइन 1 एम्पियर। अब देखिए 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है कि 1 एम्पियर कब फ्लो करेगा इन वायर्स के बीच में। देखिए अगर आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अगर मैं यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो L को मैं नीचे ले आऊंगा F बाई L, तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, अब देखिए 1 एम्पियर की कहानी ये कहती है कि आपकी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कितनी मिले कि करंट फ्लो हो 1 एम्पियर और दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो भी क्या हो, 1 मीटर हो। मतलब यूनिट करंट फ्लो करे और यूनिट डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन में जितनी फोर्स ये दोनों एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, वो जो फोर्स होगी वो किस वजह से होगी, वो फोर्स होगी 1 एम्पियर करंट की वजह से। ठीक है, तो देखिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर हम लिखेंगे। तो देखिए आपने F बाई L विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2। म्यू नॉट की वैल्यू होती है क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई, R कितना हो गया, 1 हो गया, और I1 I2 आपके पास क्या आ गए, 1 आ गए। इससे इसको कैंसिल किया तो F अपॉन L विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों वायर्स में करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा उस कंडीशन में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे एक्सर्ट करेगी वो होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन conductors are kept 1 meter away and exerts
exerts force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, then current flowing in the conductor will be 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट उसको हम कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही आता है कि पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स निकालिए और 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। तो आपको ये इतना करके आना होगा।